सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर के नेतृत्व में कान फिल्म समारोह के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल हुआ भारतीय प्रतिनिधिमंडल। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के भेंट मुलाकात अभियान का दूसरा चरण आज से शुरू। पहले दिन कोंटा विधानसभा के गांव में पहुंचकर लोगों से की बात। कोरोना से बचाव के लिए देश में अब तक लगाए जा चुके हैं 191 करोड़ 65 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके। और राजनांदगांव में करियर गाइडेंस और नशे के खिलाफ 5 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मनीष अहलूवालिया और अब समाचार विस्तार से। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर के नेतृत्व में अब तक के सबसे बड़े भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने कान फिल्म समारोह के उद्घाटन कार्यक्रम में शिरकत की। इस समारोह में भारतीय लोक कला के लिए एक ऐतिहासिक क्षण उस समय आया जब किसी लोक गायक राजस्थान के मामे खान ने रेड कारपेट पर भारतीय प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई की। भारतीय सिनेमा के विविधता की अनूठी झलक का प्रदर्शन करते हुए इस कार्यक्रम में भारतीय प्रतिनिधिमंडल में देश भर के फिल्मी हस्तियां शामिल हुई हैं। 11 सदस्यों का प्रतिनिधिमंडल इस बात का प्रतीक था कि भारत वैश्विक सिनेमा का एक केंद्र बनने की आकांक्षा रखता है। अनुराग ठाकुर के साथ जिन 10 हस्तियों में इस समारोह में शिरकत की, उनमें से 3 संगीतकार और भारतीय सिनेमा के जाने माने फिल्म निर्माता और अभिनेता शामिल थे। प्रतिनिधिमंडल में फिल्म अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी और प्रख्यात संगीतकार AR रहमान भी शामिल थे। भारत के समकालीन संगीत का प्रतिनिधित्व करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त और ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित रिकी केज भी प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा थे। गीतकार और केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष प्रसून जोशी भी भारतीय प्रतिनिधिमंडल में शामिल थे। क्षेत्रीय सिनेमा का प्रतिनिधित्व करने वाली हस्तियों को भी इस प्रतिनिधिमंडल में शामिल किया गया। इनमें अभिनेता और निर्माता R माधवन और तेलुगु सिनेमा की सुपरस्टार तमन्ना भाटिया और पूजा हेगड़े शामिल थीं। इस समारोह में छत्तीसगढ़ की फिल्म बेलाडीला का भी प्रदर्शन किया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के भेंट मुलाकात अभियान का दूसरा चरण आज से शुरू हो गया है। 2 जून तक चलने वाले इस भेंट मुलाकात के दूसरे चरण की शुरुआत कोंटा विधानसभा से हुई। इस अभियान के दौरान मुख्यमंत्री आम जनता से सीधे रूबरू होंगे। निर्धारित दौरा कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री आज सुबह हेलीकॉप्टर से रवाना होकर कोंटा पहुंचे, जहां उन्होंने आम जनता से भेंट मुलाकात कर शासकीय योजनाओं और कार्यक्रमों का जायजा लिया। मुख्यमंत्री आज कोंटा विधानसभा के छिंदगढ़ भी पहुंचे और वहां लोगों से भेंट मुलाकात करने के बाद शाम को वे सुकमा पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री सुकमा में पुलिस लाइन स्थित ऑफिसर्स मेस का लोकार्पण, शहीद पार्क में गांधी प्रतिमा का अनावरण और सी मार्ट का उद्घाटन करेंगे। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों में भेंट मुलाकात अभियान की शुरुआत की है। इस भेंट मुलाकात अभियान के पहले चरण में मुख्यमंत्री ने 4 से 11 मई तक सरगुजा अंचल के विधानसभा क्षेत्रों का दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने 3 जिलों के 8 विधानसभा क्षेत्रों में जनता के बीच पहुंचकर शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन और जनता को मिल रहे लाभ के बारे में जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने संपर्क, संवाद, समाधान के ध्येय के साथ जहां आम जनता से सीधी बात की, तो वहीं उनकी समस्याओं को जानकर उनका त्वरित निराकरण भी किया। कोरोना से बचाव के लिए देश में अब तक 191 करोड़ 65 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। इसके साथ ही 12 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के लिए 16 मार्च को कोविड टीकाकरण शुरू किया गया था, जिसके तहत अब तक 3 करोड़ 21 लाख से अधिक किशोरों को पहला टीका लगाया जा चुका है। इस समय देश में 15,647 संक्रमितों का इलाज चल रहा है। पिछले 24 घंटों में कुल 2,549 रोगियों के स्वस्थ होने के साथ ही संक्रमण से ठीक होने वालों की संख्या 4 करोड़ 25 लाख हो गई है। इसी दौरान 1,829 नए मामले दर्ज किए गए। इसी तरह छत्तीसगढ़ में प्रदेश की औसत पॉजिटिविटी दर 0.09% है। पिछले 24 घंटों में प्रदेश में 4,218 सैंपल्स की जांच की गई है, जिनमें 4 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए।
कोरोना से बचाव के लिए प्रदेश में अब तक 4 करोड़ 5 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें से 2 करोड़ 18 लाख से अधिक पहली डोज और 1 करोड़ 82 लाख से अधिक दोनों डोजेस के रूप में लगाई जा चुकी हैं। केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई तकनीकी और प्रौद्योगिकी आधारित पाठ्यक्रम शिक्षा का असर अब दिखने लगा है। तकनीकी ज्ञान से अब युवा अपने पैरों पर खड़े होकर आत्मनिर्भर बन रहे हैं और अपने परिवार के लिए सशक्त माध्यम भी बन रहे हैं। भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम MSME मंत्रालय द्वारा 112 करोड़ की लागत से बने दुर्ग के रसमड़ा औद्योगिक क्षेत्र के से छात्र छात्राएं अब प्रशिक्षित होकर निकल रही हैं। इस संस्थान में PM दक्ष योजना, MSME मंत्रालय प्रायोजित प्रशिक्षण, इंटर्नशिप प्रशिक्षण और डिप्लोमा पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं। विगत साल 66 छात्र छात्राएं यहां से प्रशिक्षण लेकर देश के बड़े औद्योगिक संस्थानों जैसे कि टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, एवटेक लिमिटेड, जिंदल स्टील और पावर लिमिटेड, शिवालिक इंजीनियरिंग जैसी जगहों पर नौकरी पाने में सफल हुए हैं। MSME तकनीकी संस्थान दुर्ग के उप महाप्रबंधक रितेश कुमार टांडेकर ने बताया कि केंद्र सरकार के MSME मंत्रालय द्वारा चिन्हांकित पाठ्यक्रमों का यहां संचालन किया जा रहा है, जिसके माध्यम से प्रशिक्षित होकर छात्र छात्राएं औद्योगिक संस्थानों में अब नौकरी पा रहे हैं। एक दिन में या फिर एक महीने में तकरीबन 500 से 600 बच्चों को प्रशिक्षण देने की व्यवस्था है और यहाँ पे जो आने वाला जो संसाधन है, जो खासकर प्रशिक्षण संसाधन है, वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। काफ़ी सारे लैब्स यहाँ पे डेवलप हो रही हैं और एस्टेब्लिश हो रही हैं और पिछले विगत 3 वर्षों से हम तकरीबन 3500 से ज़्यादा छात्रों व छात्राओं को हर वर्ष जो है प्रशिक्षण देते आए। भारत सरकार का ये जो संस्थान है 25 एकड़ के क्षेत्र में ये बन रहा है। यहाँ पर ट्रेनिंग ब्लॉक के अलावा यहाँ पे प्रोडक्शन ब्लॉक है, जो कि खासकर MSME उद्योगों को प्रोडक्शन सपोर्ट से रिलेटेड यहाँ पे स्टेट ऑफ द आर्ट मशीनरीज, बाहर से आई हुई मशीनें यहाँ पे लगाई गई हैं। इसके अलावा यहाँ पे एडमिन ब्लॉक है। साथ ही साथ यहाँ पे बच्चों को खाने पीने की सुविधाओं को कैटर करने के लिए यहाँ पे 300 सीटर का एक कैफेटेरिया यहाँ पे उपलब्ध है। साथ ही साथ बच्चों के लिए यहाँ पे छात्र व छात्राओं के लिए अलग से छात्रावास सुविधा उपलब्ध है। और प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे छात्र छात्राओं का कहना है कि यहाँ पर उन्हें अलग अलग विषयों की तकनीकी जानकारी मिल रही है। यहाँ से प्रशिक्षण लेने के बाद रोजगार के अवसर भी बढ़ जाते हैं। कम से कम 1 मंथ का कोर्स कम से कम के लिए और अधिक से अधिक के लिए 4 साल का कोर्स है। तो मैं अभी फ़िलहाल 6 मंथ का कोर्स कर रहा हूँ CNC टर्निंग से CCC। तो अभी वहाँ पर कोर्स करने पे CCC CNC टर्निंग सीखा है। फिर अभी उसके बाद हमारा OJT पीरियड चलेगा। तो कंटिन्यू हमारा 6 मंथ तक OJT पीरियड पे सभी मशीन हम लोग इस बार चला सकते। यहाँ पे हम पे मशीनिंग में फेसिंग करना, मिलिंग मशीन में आगे गियर कटिंग करने के लिए, इंडक्शन करने के लिए स्पर गियर, बेवल गियर वगैरह हो गया। ग्राइंडिंग में सरफेस ग्राइंडिंग कर रहे हैं हम, सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग है, लेथ मशीन अभी आ गई है तो उसमें भी हम लोग फेसिंग, टर्निंग, पार्टिंग ऑफ, जितने भी लेथ मशीन से रिलेटेड वर्क है, चाहे वो थ्रेड कटिंग हो, ये सारे वर्क जो है हमको यहाँ सिखाया जाएगा। और अभी तो फिलहाल यहाँ मिलिंग मशीन में मैं इंडक्शन सीखी हूँ, फेसिंग, बोरिंग, ड्रिलिंग, इस आदि वर्क सीखी हूँ। उल्लेखनीय है कि प्रौद्योगिकी में हो रही प्रगति और उद्योगों में लगने वाले कुशल श्रमशक्ति की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए संस्थान में पिछले 2 वर्षों से टूल और डाई निर्माण तथा मैक्ट्रॉनिक्स के डिप्लोमा पाठ्यक्रम भी शुरू किए गए हैं। अभी तक लगभग 3500 छात्र छात्राओं ने इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों का लाभ लिया है। राजनांदगांव जिले के शासकीय कमला देवी महिला महाविद्यालय में 5 दिवसीय करियर गाइडेंस और नशे के खिलाफ चलाए जा रहे निजात कार्यक्रम के तहत कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में UPSC, PSC जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के गुर बताए गए, साथ ही रोजगार संबंधी जानकारियां भी दी गई। कार्यशाला के मुख्य अतिथि नगर पुलिस अधीक्षक गौरव राय ने पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी अभिव्यक्ति ऐप की जानकारी दी। साथ ही उन्होंने छात्राओं को महिला सुरक्षा, महिलाओं के अधिकार, घरेलू हिंसा, लैंगिक अपराध, साइबर सुरक्षा और पॉक्सो एक्ट के बारे में कानूनी जानकारियां दी। आज कमला कॉलेज में राजनांदगांव पुलिस द्वारा निजात अभियान को लेकर, अभिव्यक्ति ऐप को लेकर और करियर गाइडेंस को लेकर सभी छात्राओं को उनके बारे में बताया गया, निजात अभियान को लेकर। और नेहा वर्मा, DSP नेहा वर्मा और सभी प्रिंसिपल वहाँ मौजूद थे।
जिसमें इनको करियर गाइडेंस के बारे में बताया गया। सामाजिक उद्यमिता, स्वच्छता और ग्रामीण इंगेजमेंट सेल SESREC के संयोजक ओंकार लाल श्रीवास्तव ने बताया कि नशे के खिलाफ जिला पुलिस द्वारा चलाए जा रहे निजात कार्यक्रम की जानकारी छात्राओं को दी गई। एक सामाजिक बुराई है और बहुत लोग नशे के फेर में, आप भी देखते होंगे कि घर बार बेच दे रहे हैं, हत्याएं कर रहे हैं, आत्महत्याएं कर रहे हैं। दुर्घटना एक बहुत बड़ा कारक है जो नशा किए हुए लोगों के द्वारा घटित की जाती है। तो इसके बारे में हमारे राजनांदगांव जिला प्रशासन के द्वारा, विशेष रूप से पुलिस विभाग के द्वारा 26 जनवरी से जो कार्यक्रम शुरू किया गया है निजात, उस कार्यक्रम का भी हमारे विद्यार्थियों छात्राओं के माध्यम से, क्योंकि हमारे कॉलेज में जो 2540 छात्राएं पढ़ती हैं वो लगभग राजनांदगांव जिले के 1500 गाँव को भी रिप्रेजेंट करती हैं। तो हम लोग ऑनलाइन भी ये सब सूचनाएं बच्चों को भेज रहे हैं और हमारा महाविद्यालय नशा उन्मूलन के इस कार्यक्रम में भी पुलिस विभाग को सहयोग करने हेतु कृत संकल्पित है। और इस बारे में कॉलेज के प्राचार्य आलोक मिश्रा ने बताया कि छात्राओं को करियर गाइडेंस के साथ ही नशे से होने वाले दुष्प्रभावों की जानकारियां दी गई। IPS गौरव राय साहब और नेहा वर्मा मैडम DSP, उन्होंने आकर अपना प्रभावशाली ढंग से निजात कैसा है कार्यक्रम, उसमें बच्चियों का रोल कैसा होना चाहिए, अपने घर में, गांव में, परिवार में जाके सबको शिक्षित करें और ये जो निजात पाएं, जो नशे की जो भी तरीके हैं, चाहे वो गुटखा हो, चाहे पान हो, सभी के बारे में, तो शराब हो, सभी तरीके के निजात कार्यक्रम के बारे में उन्होंने जानकारी दी। उल्लेखनीय है कि 5 दिवसीय इस कार्यशाला में महाविद्यालय के प्रोफेसर्स, लेक्चरर्स के अलावा बड़ी संख्या में छात्राएं भी शामिल हुई। और आज़ादी के लिए भारत का शानदार संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार इतिहास की धारा बदलने वालों की झलक रोजाना आपके लिए लेकर आ रहा है। आज हम बात कर रहे हैं देशभक्त कवि मुकुंद दास के बारे में। आज की कड़ी में हम देशभक्त कवि मुकुंद दास को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। उनका निधन 18 मई 1934 को हुआ था। अपने लेखन के माध्यम से दास ने ग्रामीण बंगाल में स्वदेशी आंदोलन को फैलाने में योगदान दिया। मुकुंद दास का जन्म 22 फरवरी 1878 को मुंशीगंज जिले में हुआ था, जो अब बांग्लादेश में है। जब वे 7 वर्ष के थे तो उनका परिवार बारिसाल चला गया, जहां वे स्थायी रूप से बस गए। दास अपने पिता से वैष्णव भजन सुनते हुए बड़े हुए और स्वयं भी भजन लिखने और गाने लगे। वे बंगाली शिक्षाविद और देशभक्त अश्विनी कुमार दत्त के कारण राष्ट्रवादी आंदोलन में शामिल हुए। दास ने साधु रासनंद ठाकुर से वैष्णव धर्म की दीक्षा ली। अश्विनी कुमार दास ने 1905 में बंगाल के विभाजन के विरोध में बारिसाल टाउन हॉल में प्रेरक भाषण दिया। दत्त चाहते थे कि नेताओं के संदेश नाटकों के माध्यम से गांवों तक पहुंचाए जाएं। मुकुंद दास अश्विनी कुमार दास के भाषण से अत्यधिक प्रभावित हुए। उन्होंने महान देशभक्त की इच्छा पूरी करने का इरादा किया। 3 महीने में ही उन्होंने मातृ पूजा नाटक की रचना कर ली। इस नाटक का मुख्य विषय देशभक्ति और स्वाधीनता आंदोलन था। दास ने बंगाल के गांवों में नाटकों के मंचन के लिए स्वदेशी थिएटर ग्रुप बनाया। 1906 में मुकुंद दास ने बारिसाल के विभिन्न स्थानों में अपने नाटकों का मंचन किया और उसके बाद नोआखाली और त्रिपुरा में नाटकों का मंचन किया। 2 वर्ष तक सफलता पूर्वक संचालन के दौरान मातृ पूजा ने बंगाल के लोगों के दिलों में देशभक्ति की भावना का संचार किया। प्रेस ने इस नाटक का और अधिक प्रचार प्रसार किया। वंदे मातरम, युगांतर, संध्या, नवशक्ति, प्रवासी और मॉडर्न रिव्यू ने इस नाटक को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पूर्वी बंगाल और असम की नवगठित सरकार ने हिंसा भड़काने के आरोप लगाते हुए नाटक पर कड़े प्रतिबंध लगाए। 1908 में पुलिस ने दास को उस समय रोक लिया जब वे बागेरहाट में नाटक का मंचन करने का प्रयास कर रहे थे। मुकुंद दास को गिरफ्तार कर लिया गया और राजद्रोह के आरोप में 3 वर्ष के लिए जेल भेज दिया गया। मुकुंद दास भी असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए। जब आंदोलन वापस ले लिया गया तो मुकुंद दास कोलकाता में बस गए। सरकार ने मातृ पूजा पर प्रतिबंध लगा रखा था, इसलिए दास ने प्रतिबंध से बचने के लिए सामाजिक नाटक लिखने शुरू किए।
1932 में सरकार ने उनके सभी नाटकों पर प्रतिबंध लगा दिया। प्रतिबंध के बाद दास केवल गायन तक सीमित रह गए। वे अपनी नाटक मंडली के साथ केवल संगीत शो करने लगे। मुकुंद दास का निधन 18 मई 1934 को हुआ। उनके लेखन का अपार संग्रह दशकों तक भारत के लोगों को प्रेरित करता रहा। महान राष्ट्रवादी को शत शत नमन। ये थी कहानी देशभक्त कवि मुकुंद दास की और इस बुलेटिन में इतना ही। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।